वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई एक तमिल वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है वदांती, जिसका मतलब है रूमर्स, अफवाह। और जैसे इस सीरीज का टाइटल है, उसी तरह से इस सीरीज का कॉन्सेप्ट भी है। वो चीज हम पहले एपिसोड से ही देख सकते हैं। सीरीज के बारे में बात करें तो सीरीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अच्छी क्या, माइंड ब्लोइंग गजब है। एंड तक सीरीज सस्पेंस में ही चलती रहती है। हाँ, थोड़ा लैग किया गया, लेकिन सीरीज है ना, चलता है। कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन में ही इन्होंने 2 एपिसोड्स ले लिया। असली कहानी तो तीसरे एपिसोड से स्टार्ट होती है। उसके बाद भाई साहब इस सीरीज में काफी सारे वेरिएशंस आने लगते हैं। कहानी ये है कि एक लड़की किसी जगह पर मर जाती है। एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर इस केस को अपने हाथ में लेकर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन इस केस की जर्नी में उस पुलिस ऑफिसर को उस लड़की के बारे में काफी सारे रूमर्स पता चलते हैं। कोई उस लड़की को अच्छा बताने लगता है, कोई उस लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगता है, कोई उसे प्रोस्टिट्यूट भी कहने लगता है। और ऊपर से मीडिया भी इस केस में बीच में घुस जाती है। सो फाइनली उस लड़की का सच क्या है, किसने मारा उस लड़की को और किस वजह से मारा, इसी बेसिस पर ये सारी सीरीज चलने लगती है। सच बता रहा हूँ, वंस अगेन सीरीज मुझे गजब लगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक नॉवल राइटर अपनी एक नई नॉवल को लिखना स्टार्ट करता है और इसकी नॉवल सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है, और वो भी एक लड़की की कहानी। उस लड़की का नाम होता है वेलोनी। इस राइटर को वेलोनी एक पोएट्री है। वेलोनी को बहुत ही खूबी से डिस्क्राइब करने लगता है। खैर, एपिसोड की शुरुआत में ही एक फिल्म प्रोडक्शन वाले किसी जगह पर आते हैं अपनी फिल्म को स्टार्ट करने के लिए। शॉट ये है कि इस मूवी की हीरोइन मरी पड़ी होती है। कुछ पुलिस वाले आते हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह चलने लगती है। हीरोइन ऑलरेडी अपनी पोजीशन ले रखी होती है। बाद में इन लोगों को ये बात पता चलती है कि वहाँ पर जो लड़की की डेड बॉडी है वो रियल डेड बॉडी है। और इसी तरह इस फिल्म की कैरेक्टर ममता अभी तक सेट पर नहीं पहुंची, और इसी तरह उसका कोई आता पता भी नहीं। उसके बाद क्या था, फौरन यहाँ पर रियल पुलिस वाले, फॉरेंसिक वाले आते हैं। इस डेड बॉडी का चेहरा भी कुछ पहचानने के लायक नहीं है। मूवी मेकर्स पुलिस वालों को यही बताने लगते हैं कि सर यही लड़की हमारी मूवी की हीरोइन है। उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज चलने लगती है कि टॉप हीरोइन ममता अब इस दुनिया में नहीं रही। शूटिंग के लिए स्पॉट पर गई थी, लेकिन किसी ने उनकी हत्या कर दी। कम उम्र में ही ममता की मौत होना बहुत दुख की बात है। खैर, अब यहाँ पर एक और बात यह है कि जिस जगह पर उस हीरोइन की लाश पाई गई वो एरिया 2 पुलिस स्टेशनों के बीच आता है, जिसकी वजह से किसी भी पुलिस स्टेशन में इसका एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुआ। एक पुलिस वाला फिल्म मेकर से कहने लगता है, अगर आप उनके किसी फैमिली मेंबर को बुला लाओ तो अच्छी बात होगी शिनाख्त के लिए। बाद में डिसाइड होगा कि ये केस किस पुलिस स्टेशन में जाएगा। तभी ममता के नंबर से उस डायरेक्टर को कॉल आने लगता है। सच बात ये है कि हीरोइन ममता अभी तक जिंदा है। ममता तो किसी बंदे के साथ किसी होटल में ठहरी होती है। डायरेक्टर कहने लगता है, अरे ममता, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हुई है। हमको एक लड़की की डेड बॉडी मिली, उसका चेहरा हूबहू तुम्हारे जैसा ही मिलता जुलता है। सो जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है, पुलिस वाले भी शॉक में रह जाते हैं। मतलब दोस्तों, देखा आपने, पहले एपिसोड से ही रूमर स्टार्ट हो गया। खैर, जब एसआई रामर हॉस्पिटल जाता है, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर रामर से कहने लगता है कि इस लड़की को मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं और शायद इस लड़की का गला घोटा गया, इस वजह से इस लड़की की मौत हो गई। लड़की की उम्र तकरीबन 19 या 20 साल होगी बस, लेकिन इस लड़की के साथ सेक्सुअल अब्यूज नहीं हुआ। उसी तरह डॉक्टर कहने लगता है कि मैंने इस लड़की का स्कल अभी तक ओपन नहीं किया क्योंकि चेहरा पहचानने के लायक नहीं है। मैं एक स्केच आर्टिस्ट को जानता हूँ, वो लड़का आकर इस लड़की की फेस को एग्जैक्टली ड्रॉ करेगा। उसके बाद वो स्केच आर्टिस्ट लड़का यहाँ पर आता है इस लड़की की फेस को ड्रॉ करने के लिए। इसी में सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन वेलोनी और उसकी माँ चर्च गए थे। उसी चर्च में हम वेलोनी के बॉयफ्रेंड टोनी को देखते हैं, जो गिटार प्ले करते रहता है। एक्चुअली वेलोनी की माँ एंजल लॉज नाम का एक मेंशन चलाती रहती है। हर संडे प्रेयर खत्म होने के बाद वेलोनी और टोनी छत के ऊपर मुलाकात करते हैं, और उसी तरह वेलोनी टोनी को चोरी चुपके यहाँ पर बुलाती रहती है। टोनी से गिटार सीखती रहती है। गिटार सिखाने पर टोनी वेलोनी को गाल के ऊपर पप्पी शप्पी करने के लिए कहता है। उसके बाद जब वेलोनी अपनी किचन में काम कर रही होती है, किचन के बाहर विघ्नेश नाम का एक बंदा आकर वेलोनी को दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन वेलोनी दरवाजा ओपन करने के बजाय और बंद कर देती है। बाद में हमको ये बात पता चलती है कि विघ्नेश वेलोनी का फियांसी है, लेकिन वेलोनी विघ्नेश को पसंद ही नहीं करती। वेलोनी की माँ ने ये रिश्ता तय किया। वेलोनी की गलती हो या ना हो, विघ्नेश को सॉरी बोलने के लिए कहती रहती है। खैर, इसी मेंशन में जोन्स नाम का एक बंदा भी काम करते रहता है एज ए रिसेप्शनिस्ट की तरह। विघ्नेश भी इसी मेंशन में रहते हुए वेलोनी की माँ की हेल्प करते रहता है।
मतलब टोटली ये चारों मिलकर इस मैंशन को रन करते रहते हैं। इस मैंशन को अक्सर लड़के ही आया करते हैं, स्पेशली वेलोनी को ताड़ने के लिए। खैर उसके बाद वेलोनी ना चाहते हुए भी विघ्नेश के साथ बस स्टॉप जाती है अपनी कॉलेज जाने के लिए। उसी कॉलेज की बस में टोनी भी आता है और पता नहीं क्यों टोनी वेलोनी से माफी मांगते रहता है चोरी चुपके, लेकिन वेलोनी इसको इग्नोर करने लगती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो स्केच आर्टिस्ट वेलोनी की स्केच ड्रॉ कर देता है। मतलब ये डेड बॉडी वेलोनी की ही है। वहाँ पर काम करने वाला वेलोनी की लाश को देखकर कमेंट करने लगता है कि इतनी खूबसूरत लड़की बस ऐसे ही मर गई। मारने वाले ने लड़की को सही तरह से एंजॉय नहीं कर पाया, लेकिन इस बंदे की बातें उस आर्टिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। खैर वेलोनी की फोटो अखबार में छपवाने पर टोनी का फ्रेंड वही खबर टोनी को लाके सुनाने लगता है। टोनी मना करने लगता है कि नहीं नहीं ये वेलोनी नहीं हो सकती, और उसी तरह टोनी ये भी कहने लगता है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद टोनी का फ्रेंड एडवर्ड रामर के पास जाकर वेलोनी के बारे में डिटेल्स बताने लगता है। जैसे रामर वेलोनी की माँ और विघ्नेश को हॉस्पिटल बुलाता है डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए। वेलोनी की लाश को देखकर विघ्नेश और वेलोनी की माँ बहुत रोने लगते हैं। उसके बाद पुलिस वाले विघ्नेश से पूछताछ करने लगते हैं। विघ्नेश रोते हुए कहने लगता है कि सर जब जब वेलोनी अपने घर से चली जाया करती थी, दोबारा वो 2-3 दिनों बाद वापस घर आ जाया करती थी। इस बार भी हम लोगों ने कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था सर। हमने सोचा था कि इस बार भी वेलोनी ने कुछ ऐसा ही किया होगा, इसलिए हमने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। और वैसे भी हम दोनों की कुछ दिनों बाद शादी होने वाली है। उस दिन वेलोनी अपने आंटी के घर गई थी। आंटी के घर जाते वक्त मुझसे ही बताया था कि शाम के वक्त उसे पिकअप करने के लिए। खैर उसके बाद वेलोनी की डेड बॉडी को घर लाया जाता है। उसका फ्यूनरल वगैरह होने लगता है। यह होने के बाद पुलिस वाले विघ्नेश पर ही शक करने लगते हैं। सीरीज के बीच बीच में एक न्यूज चैनल वाले को भी दिखाया जाता है, जो वेलोनी की मौत की खबर को बोल्ड से प्रेजेंट करने लगता है। हालांकि सच क्या है वो पब्लिक के सामने आ चुका है, लेकिन फिर भी ये अपने अखबार में कुछ स्पाइसीनेस चाहता है। हर वेलोनी का फ्यूनरल होने के बाद रामर विघ्नेश को एक लॉज लाता है। उसी तरह बेचारे विघ्नेश को मारने पीटने लगते हैं। सच बताने के लिए कहते हैं कि बताओ तुमने उस लड़की को क्यों मारा। विघ्नेश यही कहने लगता है कि सर मैं क्यों मेरी फियांसी को मारूंगा। इसी दरमियान में वेलोनी की मौत की खबर उस राइटर को पता चलती है, जो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। एपिसोड 2 एपिसोड की शुरुआत में ही वेलोनी और उसकी फ्रेंड एक टिकटॉक वीडियो बनाने लगते हैं, जो उस टाइम बहुत ही वायरल हो जाती है। हर प्रेजेंट डे पर वेलोनी की खबर एक जज की आंखों में पड़ती है। जज फौरन एक पुलिस वालों को बुलाकर फटाफट से इस केस को सॉल्व करने के लिए कहता है। एक अच्छे ऑफिसर को ये केस सौंपने के लिए कहता है। दूसरे सीन में विवेक नाम के एक एसआई को दिखाया जाता है। विवेक के बारे में बात करें तो विवेक बहुत ही सिंसियर पुलिस ऑफिसर होता है। इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है। रिसेंटली इसको बेबी भी हुआ, मतलब इसकी वाइफ को। सीरीज के बीच बीच में विवेक और उसकी वाइफ के बीच कुछ ड्रामा वगैरह भी चलता रहता है। यहीं पर मुझे थोड़ा लैग लगा, लेकिन कॉमेडी लगा। एसपी विवेक को कॉल करके वेलोनी का केस सौंपता है। यहाँ से विवेक और रामर वेलोनी की केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने लगते हैं। बातों के दरमियान रामर विवेक से कहने लगता है कि सर मुझे लगता है कि उस लड़की का कैरेक्टर ही ठीक नहीं। रामर विवेक को लेकर विघ्नेश के पास लाता है लॉज में। विघ्नेश को देखकर विवेक उसे बिना मारे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चनिंग करने लगता है। विवेक कहने लगता है देखो विघ्नेश, तुम्हारे हिसाब से वेलोनी ने ये कहा कि वेलोनी उस दिन उसके आंटी के घर जा रही है, शाम 7:30 बजे से पिकअप करना है। लेकिन जब हमने वेलोनी की आंटी से पूछताछ की तो उस दिन वेलोनी उसके आंटी के घर गई ही नहीं। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती है, या तो वेलोनी झूठ बोलकर गई या तो तुम झूठ बोल रहे हो। उसके बाद विवेक और रामर वेलोनी के मैंशन जाते हैं। उसकी कमरे की तलाशी लेने पर एक किताब में टी लेटर का एक टोकन होता है। उसके बाद वेलोनी की माँ से पूछताछ करने लगते हैं। उसकी माँ कहने लगती है कि सर मेरी बेटी वेलोनी बहुत खूबसूरत लड़की है। मैं ऑब्जर्व करती थी काफी सारी लड़के उसके पीछे घूमते थे, इसीलिए एज ए माँ की तरह मैं हमेशा वेलोनी को लेकर बहुत परेशान सी रहती थी। डिसाइड कर लिया कि मैं जल्द से जल्द उसकी शादी करवा दूंगी। विघ्नेश मुझे अच्छा लड़का लगा, लेकिन सर अब मेरी बेटी ही इस दुनिया में नहीं रही। सर मुझे विघ्नेश पर कोई भी शक नहीं, इसीलिए मैंने अपनी बेटी की शादी उससे तय कर दी थी। एक्चुअली मैं वेलोनी को कहीं पर भी नहीं भेजती, लेकिन उस दिन वेलोनी ने मुझसे बहुत जिद किया कि वो अपनी आंटी के घर जाएगी, और वो भी अकेली। खैर उसके बाद विवेक अलेक्स नाम के एक लड़के से मिलने के लिए उसके घर आता है। इस सीरीज में इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है। एक्चुअली एलेक्स क्रिमिनोलॉजी करते रहता है। जब कभी भी विवेक को कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए तो विवेक की हेल्प करते रहता है, जैसे किसी का मोबाइल का डेटा हासिल करना, हैकिंग करना।
फिलहाल विवेक अलेक्स को वेलोनी का नंबर देकर इसका कॉल डेटा चेक करने के लिए कहता है और उसी तरह सोशल मीडिया भी। अलेक्स कहने लगता है, अरे भाई इस लड़की को मैं जानता हूँ, कुछ महीनों पहले इस लड़की का वीडियो बहुत वायरल हुआ था। ऐसा कहते हुए अलेक्स वेलोनी का वो वीडियो विवेक को शेयर करता है। उसके बाद विवेक और रामर क्राइम स्पॉट जाते हैं जहाँ पर वेलोनी की डेड बॉडी पाई गई। एग्जामिन करने पर विवेक ये देखता है कि जहाँ पर वेलोनी की डेड बॉडी पाई गई उसके कुछ ही दूरी पर वेलोनी का ड्रेस का कपड़ा होता है। रामर से पूछने लगता है कि ये रास्ता किस ओर जाएगा। रामर कहने लगता है कि सर ये रास्ता तो उत्तरपारे जाता है, मतलब एक गांव का नाम। उसके बाद सीन दोबारा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन नावल राइटर सेबेस्टियन वेलोनी के मैंशन पर आता है, बस ऐसे ही पीसफुली नावल वगैरह लिखने के लिए। तभी पहली बार सेबेस्टियन की मुलाकात वेलोनी से होती है। खैर रात होने के बाद सेबेस्टियन ये ऑब्जर्व करने लगता है कि हमेशा वेलोनी और उसकी माँ के बीच झगड़ा होते ही रहता है किसी न किसी बात को लेकर। अपनी माँ से झगड़ा करने के बाद थोड़ा फ्रेश एयर लेने के लिए छत पर जाती है। छत पर ऑलरेडी सेबेस्टियन मौजूद होता है। वेलोनी अपने बारे में बताने लगती है कि जब वेलोनी 6 साल की बच्ची थी, इसके फादर इस दुनिया से चले गए। तभी से इसकी माँ ने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली, लेकिन वेलोनी को समझ नहीं पाई। इसी बातों के दरमियान वेलोनी सेबेस्टियन से फ्लर्टिंग करने लगती है। हर प्रेजेंट डे पर पुलिस वाले विघ्नेश को रिहा कर देते हैं। इस तरफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान विवेक को टोनी के बारे में पता चलता है। टोनी के फ्रेंड एडी को बुलाकर टोनी के बारे में पूछने लगता है। सो विवेक गेस करने लगता है कि वेलोनी की किताब में टी का जो टोकन मिला था, टी से टोनी के घर जाने के बाद ये बात पता चलती है कि बहुत दिनों से टोनी अपने घर नहीं आया। मतलब टोनी ने जब से वेलोनी की मौत की खबर सुनी, टोनी पुलिस से बचते बचाते फिर रहा है। इवन टोनी के फादर को ही नहीं पता होता कि टोनी कहाँ पर है। इस तरफ वो न्यूज चैनल वाला सेतुरामन अपने आदमी को वेलोनी के मैंशन पर भेजकर वेलोनी के बारे में सारे डिटेल्स हासिल करने के लिए कहता है। स्पेशली स्पाइसी न्यूज कलेक्ट करने के लिए कहता है, जैसे वेलोनी के कितने बॉयफ्रेंड्स है, किस किस के साथ अफेयर है। खैर अब यहाँ पर एक और बात यह है कि विवेक भी वेलोनी पर लट्टू हो चुका होता है। बार बार वेलोनी की वो वीडियो देखते रहता है। खैर दूसरे दिन विवेक, रामर, अलेक्स और एक और पुलिस वाला उत्तरपारे जाते हैं। किसी ने इनको इन्फॉर्मेशन दिया था कि वहाँ पर कुछ सबूत मिल सकता है। उस जंगल के एक पुराने घर में वेलोनी का ड्रेस का कपड़ा मिलता है। विवेक फौरन फॉरेंसिक वाले को बुलाकर यहाँ से कुछ क्लूज कलेक्ट करने के लिए कहता है। उसी जंगल के एक घर में एक बूढ़ी औरत रहती है। इस बूढ़ी औरत के 3 लड़के होते हैं। फिलहाल वो शिकार करने के लिए जंगलों में गए। विवेक से कहने लगती है कि 3 हफ्तों पहले मैंने इस लड़की को देखा था। एक लड़के के साथ आई थी, लंबा चौड़ा था। तभी फॉरेंसिक वाला विवेक को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि सर यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ हुआ है। यहाँ पर कुछ ब्लड के सैंपल्स पाए गए। तभी ये बात सीक्रेटली मीडिया वालों को पता चलती है। मीडिया वाले वेलोनी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगते हैं कि वेलोनी एक अनजान बंदे के साथ जंगलों में गई थी। कौन है वो अनजान बंदा? एपिसोड 3। राइटर सेबेस्टियन का काम खत्म होने पर सेबेस्टियन अपने घर वापस जाने लगता है, लेकिन वेलोनी सेबेस्टियन को बहुत मिस करने लगती है। मजाक में ये भी कहने लगती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। फाइनली सेबेस्टियन अपना नंबर वेलोनी को देकर वहाँ से चला आता है। खैर प्रेजेंट डे पर आईटी कंपनी में काम करने वाले 5 लोगों को दिखाया जाता है जो वेलोनी के केस को स्टार्टिंग से फॉलो करते रहते हैं। इनमें से एक बंदा वेलोनी के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है, उसके कैरेक्टर के बारे में। अब इन 5 में से 2 लड़कियां भी होती है। उन लड़कियों को इसकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मतलब यहाँ पर बात यह है कि ये बंदा अपने खुद ही से इमेजिनेशन करके रूमर्स फैला रहा है। कुछ लोग इसी को सच मानकर उनके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। सीरीज के बीच बीच में इनके भी कुछ सीन्स दिखाया जाता है। इस तरफ एक रिटायर ऑफिसर विवेक को अपने घर बुलाता है। कहने लगता है कि विवेक, मुझे पता चला कि तुम टोनी पर शक कर रहे हो। देखो वेलोनी के केस में टोनी का बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं, और एक्चुअली उस ऑफिसर के घर में ऑलरेडी टोनी और उसका फादर होते हैं। टोनी के फादर ने इस ऑफिसर को रीच किया, इसलिए ये ऑफिसर विवेक को अपने घर बुलाकर टोनी के बारे में समझाने लगता है। लेकिन फिर भी विवेक टोनी को खोपचे में बुलाकर इससे कुछ पूछताछ करने लगता है कि तुम्हारा और वेलोनी का क्या चक्कर है। टोनी कहने लगता है कि सर एक्चुअली वेलोनी मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, मैं बस शो ऑफ करने के लिए मेरे फ्रेंड्स को ये बात बताई। मेरी और वेलोनी की मुलाकात चर्च में ही हुई थी। मैं चर्च में हर संडे गिटार प्ले करता हूँ। वेलोनी खुद मेरे पास आकर गिटार सिखाने के लिए कहा। तो जब मैं उसके मैंशन जाकर उसे गिटार सिखाया करता था। वेलोनी हर एक इंसान से बहुत ही हंसते खेलते बात करती है, लेकिन सर मैं उसके क्लोजनेस को प्यार समझ बैठा। उस दिन छत पर मैंने वेलोनी को किस करने की कोशिश की, लेकिन वेलोनी ने मुझे छापड़ मार दिया। तभी मैं समझ गया कि वेलोनी मुझे लाइक ही नहीं करती। उसके बाद हम दोनों कभी मिले ही नहीं सर। खैर दूसरे सीन में उत्तरपारे में उस बूढ़ी औरत के 3 लड़कों को दिखाया जाता है, संतोष, संजीव, सन्नी।
जो हमेशा अपने जंगलों में जाकर शिकार करते रहते हैं। उसी तरह जब जब इस जंगल में डॉक्टर पालराज नाम का एक डॉक्टर भी आया करता है जंगली सुअरों का शिकार करने के लिए। डॉक्टर पालराज इन तीनों को अच्छी तरह से जानता है। उसी वक्त रामराज पालराजू को कॉल करके ये बताने लगता है कि सर विवेक सर आपसे मिलना चाहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बात ये है कि पुलिस वालों को उस घर के बारे में खबर देने वाला डॉक्टर पालराज ही होता है। उसके बाद विवेक और रामराज फौरन पालराज के पास जाते हैं। संतोष, संजीव, सन्नी के बारे में पूछने लगते हैं। डॉक्टर पालराज कहने लगता है कि उनकी फैमिली बहुत सालों से वहीं पर रहते आ रही है। वो सारा का सारा जंगल उन्हीं का है। उन तीनों भाइयों पर 2 मर्डर केस भी लगे हैं। अगर आप संतोष को बुलाकर कुछ पूछताछ करेंगे तो शायद आपको इस केस में कुछ हेल्प हो सकती है। सो विवेक फौरन संतोष को पुलिस स्टेशन बुलाकर वेलोनी के केस के बारे में पूछने लगता है कि मैंने सुना है कि वो सारा जंगल तुम लोगों का ही है। उस लड़की का ड्रेस का कपड़ा वहाँ पर कैसे आया? तुम्हारी माँ ने खुद कहा था कि वेलोनी किसी और बंदे के साथ आई थी। क्या किया तुम लोगों ने वेलोनी के साथ? संतोष यही कहने लगता है कि मैं इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता। आप खामखा मुझे परेशान कर रहे हैं। बात बहुत ऊपर तक जाएगी, ऐसा ही। तभी रामराज विवेक को ये खबर देने लगता है कि उस पुराने घर में जो ब्लड सैंपल्स पाए गए वो एक्चुअली इंसान के नहीं बल्कि जानवर के हैं। उसी वक्त एसपी विवेक को कॉल करके ये बताने लगता है, अरे यार मैंने सुना है तुम किसी संतोष को पुलिस स्टेशन लाए हो। मुझे ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है, तुम फौरन उसे रिहा कर दो। किसी दूसरे एंगल से इन्वेस्टिगेशन करो। अब विवेक के पास और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से संतोष को वहाँ से भेज ही देता है। दूसरी तरफ राइटर सेबेस्टियन अपना इन्फ्लुएंस यूज करके एक बंदे से वेलोनी के केस के बारे में अप टू डेट देने के लिए कहता है कि फिलहाल इस केस को कौन डील कर रहा है, क्या क्या हो रहा है इस केस में, क्या क्या न्यूज बाहर आई है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन वेलोनी अपने मैंशन में नजर न आने पर वेलोनी की माँ और विघ्नेश पुलिस स्टेशन जाते हैं उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। कंप्लेंट देकर घर आने के बाद वेलोनी की माँ विघ्नेश से यही कहने लगती है कि काश मैं वेलोनी के साथ इतना स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं करती तो वो घर से बाहर नहीं जाती। उसी दिन आधी रात को वेलोनी चुपचाप अपने घर में आती है। घर में आने के बाद वेलोनी अपने कमरे में कुछ तलाशी लेने लगती है। प्रेजेंट डे पर जब विवेक सो रहा होता है, विवेक के ख्वाबों में वेलोनी ही नजर आने लगती है। वेलोनी विवेक से कहने लगती है कि तुम लोगों की बातों पर भरोसा मत करो, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा लोग कह रहे हैं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और किसी से नहीं, तुम मेरे हो। लेकिन जब विवेक अपनी आंखें ओपन करके देखता है तो इसके बगल में इसकी बीवी होती है। खैर दूसरे दिन विवेक वेलोनी के कॉलेज आता है। सारे स्टूडेंट्स विवेक को देखकर कहने लगते हैं कि सर अखबारों में वेलोनी के बारे में जो बातें आ रही है वो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। वेलोनी अब मर चुकी है, उसकी कैरेक्टर पर उंगली उठाना ये कहाँ तक सही है? अगर ये ऐसा ही चलता रहेगा तो हम वेलोनी के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। तो विवेक सारे स्टूडेंट्स को समझाने लगता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। उसके बाद विवेक वेलोनी के बेस्ट फ्रेंड से मुलाकात करता है। ये लड़की भी यही कहने लगती है कि सर वेलोनी और टोनी के बीच कुछ भी नहीं था और उसी तरह वो विघ्नेश को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हमेशा से वेलोनी एक बंद किताब रही। जब कभी भी मैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूं तो वो बात को डाइवर्ट कर देती है, मायूस होने लगती है। इस तरफ विघ्नेश अपने रूम में बैठकर बहुत सारी दारू पीकर उसी नशे की हालत में अपनी बाइक लेकर कहीं पर जाने लगता है। इस तरफ एलेक्स विघ्नेश का कॉल रिकॉर्ड लेकर विवेक के पास आता है। पता चलता है कि जिस दिन वेलोनी का मर्डर हुआ उस दिन विघ्नेश के नंबर को 3 बार कॉल आया था। विवेक फौरन उस नंबर को कॉल करने लगता है। वो बंदा कहने लगता है कि सर मैं एक्चुअली विघ्नेश को तो नहीं जानता, लेकिन मेरा फ्रेंड का फ्रेंड है वो। इस तरह से उस बंदे का नंबर देता है विवेक को। आगे की पूछताछ करने के लिए विवेक उस मैंशन आता है, लेकिन सारा मैंशन छान मारने पर विघ्नेश इनको नजर ही नहीं आता। दूसरे सीन में हम विघ्नेश को देखते हैं जो अपने आप को सुसाइड कर लिया उसी जगह पर जहां पर वेलोनी की लाश पाई गई। एपिसोड 4 एपिसोड की शुरुआत में ही वेलोनी उत्तरपारी के जंगलों में किसी से बचते बचाते भागने लगती है। बहुत ही मुश्किल से वो एक पुराने घर में आके छुप जाती है और उस वक्त 2 लोग वेलोनी का पीछा करते रहते हैं। लेकिन तभी एक अनजान बंदा वेलोनी को पकड़ लेता है और उसे मार भी देता है उसी जंगल के पुराने घर में। जब ये बात संतोष की माँ को पता चलती है, संतोष की माँ इन तीनों को डांटने लगती है, अरे ये तुमने क्या कांड कर दिया, अब पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। संतोष कहने लगता है कि माँ तुम फिक्र मत करो, हम उस लाश को ठिकाने लगा देंगे, यहाँ पर नहीं तो कहीं और। प्रेजेंट डे पर एसपी विवेक को बुलाकर वेलोनी के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए कहता है, क्योंकि ये एसपी ये डॉक्यूमेंट्स जज को दिखाने वाला है। विवेक वेलोनी के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देता है, जिसका मतलब वेलोनी का केस अब क्लोज हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी विवेक को शांति नहीं मिलती। वो कुछ अपसेट सा नजर आने लगता है।
दूसरे दिन एलेक्स विवेक के पास आकर यही पूछने लगता है कि भाई जब कभी भी कोई केस क्लोज होता है तो आप बहुत खुश नजर आते हो, क्या हुआ आपको? लेकिन विवेक एलेक्स को कुछ भी नहीं बताता। और उसी तरह यहाँ पर एलेक्स दूसरी जॉब करने के लिए दूसरे शहर जाने वाला है। यही इन्फॉर्म करने के लिए विवेक के पास आता है। विवेक कहने लगता है, अच्छी बात है एलेक्स, तुम्हारा भी तो फ्यूचर है, अगर तुम इसी शहर में रहते तो मुझे बहुत अच्छा होता। कोई ना, मैं एडजस्ट कर लूंगा। दूसरे दिन डॉक्टर पॉलराज विवेक को कॉल करके ये बताने लगता है कि मैंने विघ्नेश के रिपोर्ट्स देखे, विघ्नेश ने बहुत दारू पिया। क्या आपने ये बात सोची कि विघ्नेश उतनी दारू क्यों पिया? कैसे मजबूरी में आकर उसने सुसाइड किया? उसके लेफ्ट हैंड के अंगूठे पर ब्लू इंक लगी है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि जब पुलिस वालों को विघ्नेश की सुसाइड की खबर पता चली, पुलिस वाले यही कहकर केस क्लोज कर दिया कि विघ्नेश ने ही विलोनी को मार दिया, गिल्ट में आकर सुसाइड कर लिया। अब विवेक को ये सारी खबरें सुनने के बाद रहा नहीं जाता। फौरन वो एलेक्स के पास जाता है वेलोनी के केस में क्या चला वो सच बताने के लिए। विवेक एलेक्स को विघ्नेश का सुसाइड नोट दिखाने लगता है। एक्चुअली विघ्नेश ने अपनी सुसाइड नोट में यही लिखा होता है कि मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मेरे मरने के बाद पुलिस वाले मेरे केस की इन्वेस्टिगेशन ना करे, इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है। अगर आप इंसाफ दिलाना चाहते हो तो वेलोनी को दिलाइए, वेलोनी के असली कातिल को पकड़िए। वेलोनी, मैं बहुत ही गिल्टी हूँ, काश मैं तुम्हारे साथ जाता तो तुम्हारी मौत नहीं होती। तुम हमेशा मुझे इग्नोर करती रही, लेकिन अब डरो मत वेलोनी, तुम जहाँ पर हो मैं भी वहीं पर आ रहा हूँ। तो ये सुसाइड नोट उस एसपी को मिलता है। अब एसपी को पहले से ही इस केस के रिलेटेड प्रेशर होता है। सोच लेता है कि ये सारा इल्जाम विघ्नेश पर डालकर इस केस को फटाफट से क्लोज कर दे। इस तरह से वो एसपी विघ्नेश का वो सुसाइड नोट जला देता है। लेकिन विवेक ने ऑलरेडी इसकी फोटो खींच ली थी। वही फोटो एलेक्स को दिखाकर बताने लगता है। ये जानने के बाद एलेक्स कहने लगता है, अच्छा तो ये बात है भाई, तभी मैं ये सोचूं कि आप चंद दिनों से डल क्यों हो। सच में भाई उस लड़की के साथ बहुत ही बेइंसाफ हुआ, केस तो अधूरा ही रह गया। उसके बाद एक दिन विवेक एसपी के पास जाकर यही बात छेड़ने लगता है कि सर क्या हम दोबारा वेलोनी के केस को रीओपन कर सकते हैं। यह बात सुनने के बाद एसपी विवेक के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना, रीओपन करोगे तो सारी पब्लिक हम पर ही थूकेंगे। बेचारा विवेक मायूस होकर होटल में जाके बैठा रहता है वेलोनी के बारे में सोचते हुए। तभी वहाँ पर एलेक्स आता है और एलेक्स ने ये ठान लिया कि एलेक्स दूसरी जॉब पर नहीं जाएगा, यहीं पर रहते हुए विवेक की हेल्प करेगा। और इसी तरह विवेक ने भी ठान लिया कि यह वेलोनी के केस को री इन्वेस्टिगेशन करेगा। सो विवेक पहले जोन्स को बुलाकर वेलोनी के बारे में पूछने लगता है। पास्ट में जब वेलोनी रिसेप्शन के पास आकर वहाँ के लैंडलाइन फोन से किसी को कॉल करती थी, बहुत ही लंबी लंबी बातें करती थी और जोन से यही कहती थी कि अगर माँ यहाँ पर आने वाली है तो मुझे इन्फॉर्म करो। इस तरह से वेलोनी चोरी चुपके किसी से बात किया करती थी। एक दिन ये चीज विघ्नेश ने ऑब्जर्व की। वेलोनी ने कहा कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। विघ्नेश समझ जाता है कि वेलोनी झूठ बोल रही है, उसको डांटने लपटने लगता है। खैर प्रेजेंट डे पर एलेक्स विवेक से कहने लगता है कि भाई अगर मोबाइल नंबर होता तो मैं ट्रेस कर पाता, डेटा निकाल लेता, लेकिन लैंडलाइन है ना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, डिपार्टमेंट से ही हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके बाद एलेक्स उस मैंशन के सारे रिकॉर्ड्स लेकर उस बंदे का फोन नंबर को ढूंढने लगता है। तो इसी दरमियान में ऑलमोस्ट 1 साल गुजर जाता है। जब ये बात एसपी को पता चलती है, एसपी विवेक को डांटने लगता है कि विवेक दोबारा वेलोनी के केस को री इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी विवेक और एलेक्स उत्तरपारी जाते हैं संतोष, संजीव, सन्नी के घर। और संतोष की माँ को कुछ बंदों की फोटो दिखाकर ये पूछने की कोशिश करते हैं कि उस दिन वेलोनी किसके साथ आई थी। लेकिन संतोष और संजीव इसकी परमिशन ही नहीं दे रहे होते, उल्टा विवेक को डांट डपट कर वहाँ से भेज ही देते हैं। विवेक जाने के बाद इन तीनों भाइयों के बीच लड़ाई स्टार्ट होती है। एक्चुअली यहाँ पर संतोष अपनी माँ को डांटा और ये बात सन्नी को पसंद नहीं आई। सो इस तरह से इन तीनों के बीच हाथापाई स्टार्ट होती है। इसी हाथापाई के दौरान संतोष की माँ नीचे गिरकर उसके सर को चोट आ जाती है। एपिसोड 5 एपिसोड की शुरुआत में ही हम ये देखते हैं कि एक दिन वेलोनी उत्तरपारी आई थी। संतोष की माँ ने वेलोनी को खाने के लिए कुछ दिया था, मतलब वेलोनी उनके घर में थोड़ा टाइम बिताया था। खैर प्रेजेंट डे पर जब संतोष की माँ जख्मी हालत में सो रही होती है आधी रात को, हर जगह पर इस बुढ़िया को वेलोनी ही नजर आती रहती है। घर के बाहर, इसके कमरे में, इसके बगल में। इस तरफ विवेक रामर के पास जाकर यही प्रॉब्लम बताने लगता है कि वेलोनी का केस आगे ही नहीं बढ़ रहा। अगर एसपी साहब थोड़ा मदद कर देते तो सारी चीजें आसान हो जाती। संतोष और उसके 2 भाइयों को भी मैं इंट्रोगेशन कर पाता। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि संतोष कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स को जानता है। संतोष और उसके 2 भाई जंगल में जाकर अलग अलग जानवरों को हंट करके
उन ऑफिसर्स को ला के देते रहते हैं खाने के लिए। कभी कभी हरण को भी हंट करते हैं। फिलहाल भी संतोष यही करता है, मिनिस्टर को एक जंगली जानवर ला के देता है और इसी तरह ये मिनिस्टर कुछ लड़कियों के साथ एंजॉय वगैरह करते रहता है। खैर उसके बाद विवेक वेलोनी की माँ के पास जाता है वेलोनी के बारे में और कुछ पूछताछ करने के लिए। पहले तो वेलोनी की माँ विवेक को डांटने लगती है कि आप पुलिस वाले बेचारे विवेक को फंसा दिया, कि आप लोग बेचारे विघ्नेश को फंसा दिया। लेकिन विवेक वेलोनी की माँ से रिक्वेस्ट करने लगता है कि अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो मैं असली कातिल तक पहुंच पाऊंगा। मेरे से पहले रामर आकर आपसे कुछ पूछताछ की थी। उस वक्त रामर से आपने ये कहा था कि चर्च के बाहर वेलोनी किसी बंदे से बात कर रही थी, लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन में आपने ये बात जिक्र नहीं किया, शायद आप भूल चुकी होंगी। वेलोनी की माँ याद करते हुए कहने लगती है, उस दिन मैं और वेलोनी चर्च गए थे। प्रेयर के दरमियान में ही वेलोनी चर्च से बाहर आ गई और मैंने ये देखा कि उस वक्त कोई बंदा वेलोनी से बात कर रहा था। जब मैंने वेलोनी से यही बात पूछी, वेलोनी टोटली इनकार कर दिया कि मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। एक्चुअली यहाँ पर वेलोनी की माँ वेलोनी को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। थोड़ा भी ये अपनी नजरों से ओझल हुई तो वेलोनी को ढूंढने लगती है कि वेलोनी कहाँ पर गई और पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर गई थी। वेलोनी की माँ अच्छी तरह से जानती है कि काफी सारे लड़के वेलोनी के पीछे है, लेकिन इसमें वेलोनी की क्या गलती। माँ बेटी के बीच बहस होने के बाद वेलोनी से कहने लगती है कि चलो आज के बाद मैं तुमको लेकर स्ट्रिक्ट नहीं रहूंगी। तब जाके वेलोनी अपनी माँ से ये कहने लगती है, तो क्या आज मैं आंटी के घर जा सकती हूँ। वेलोनी की माँ कहने लगती है, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम विघ्नेश के साथ जाओगी। लेकिन वेलोनी ने विघ्नेश के पास जाकर ये कहा कि मैं जून आंटी के पास जा रही हूँ, शाम मुझे पिकअप करने के लिए आ जाना, ड्रॉप करने के लिए नहीं कहा था। तो इस तरह से उस दिन वेलोनी अपने मैंशन से बाहर जाती है। प्रेजेंट पर विवेक वेलोनी की माँ से पूछने लगता है कि आपको पता है जब जब वेलोनी फोन में किसी से बात करती थी। वेलोनी की माँ कहने लगती है कि इसके बारे में कभी भी वेलोनी डिस्कस नहीं किया, लेकिन एक दिन मैंने फोन में केस सेबेस्टियन बोल के सुना था। सो बाद में पता चलता है कि सेबेस्टियन एक नॉवल राइटर है। उसके बाद विवेक सेबेस्टियन का फोन नंबर हासिल करके सेबेस्टियन को कॉल करने लगता है, लेकिन सेबेस्टियन विवेक का फोन काटने लगता है, उसके बाद स्विच ऑफ भी कर देता है। उसके बाद और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने पर यह बात पता चलती है कि वेलोनी घंटों घंटों सेबेस्टियन से ही बात किया करती थी और जिस दिन वेलोनी का मर्डर हुआ उस दिन दोपहर को भी सेबेस्टियन ने वेलोनी को कॉल किया था और सेबेस्टियन ये शहर आया था। वेलोनी बाहर गई, लौटकर वापस नहीं आई। फोन पिकअप ना करने की वजह से विवेक और एलेक्स कोयम्बटूर जाने लगते हैं, मतलब सेबेस्टियन के पास। तभी सेबेस्टियन विवेक को कॉल करके ये बताने लगता है कि मैं खुद कन्याकुमारी आ रहा हूँ, मतलब विवेक के पास। थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन खुद विवेक के पुलिस स्टेशन आता है, कहने लगता है जब आप मुझे कॉल कर रहे थे मैं ट्रेन में था, सिग्नल सही से नहीं था। उसी तरह ये भी कहने लगता है कि आपने वेलोनी के केस में विघ्नेश को फंसाया। ये बात मुझे बहुत डिसअपॉइंट लगी, वेलोनी को इंसाफ मिलना चाहिए। विवेक पूछने लगता है कि वेलोनी और आपके बीच क्या रिलेशनशिप है। सेबेस्टियन कहने लगता है कि आपके लिए वेलोनी केस की एक विक्टिम हो सकती है, लेकिन मेरे लिए एक पोइट्री है वो। उसी तरह हम दोनों का बाप बेटी का रिश्ता है, कह सकते हो उससे भी ज्यादा। विवेक पूछने लगता है कि आपने कभी उत्तरपारी गए थे। सेबेस्टियन ना का जवाब देने लगता है। हर सुबह सेबेस्टियन मैंशन जाता है, वेलोनी की माँ को दिलासा दिलाने लगता है। उसके बाद उस मैंशन को देखकर सेबेस्टियन को वेलोनी की कुछ बातें याद आने लगती है। वेलोनी का सपना ये था कि इसकी एक बेकरी हो। एक दिन वेलोनी ने अपना बेकिंग का किचन सेबेस्टियन को दिखाया था। वेलोनी ने बेकिंग करना इसके फादर से सीखा था। खैर प्रेजेंट पर इस तरफ संतोष एक गाँव वाली लड़की को अपनी माँ की देखभाल के लिए रखता है, क्योंकि इसकी माँ जख्मी है, बहकी बहकी बातें कर रही है। आज ये तीनों भाई दोबारा जंगल में जाकर हंट करने वाले हैं। यहाँ पर एक और बात यह है कि सन्नी छोटा बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करते रहता है। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी को उस मिनिस्टर का वो वीडियो मिल जाता है, पता नहीं कैसे। सो उस पार्टी का एक मेंबर न्यूज चैनल वाले सेतुरामन के पास आकर इस चीज को टेलीकास्ट करने के लिए कहता है, लेकिन सेतुरामन इसके लिए मना करने लगता है। इस तरफ संतोष की माँ को बार बार वेलोनी ही नजर आती रहती है। उस लड़की से कहने लगती है कि तुम उन लोगों को फौरन यहाँ पर बुलाओ, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी, वरना इस लड़की का भूत मुझे मार देगी, प्लीज उन लोगों को बुलाओ। खैर एपिसोड 6 अपोजिशन पार्टी वाले दूसरे चैनल के पास जाकर उस मिनिस्टर की वीडियो लीक कर देते हैं। ये न्यूज देखकर वो मिनिस्टर गुस्से में आकर सेतुरामन को अपने घर बुलाता है। यही मौके का फायदा उठाकर सेतुरामन उस मिनिस्टर से ये जताने की कोशिश करता है कि मैं आपका आदमी हूँ, आपकी फेवर में हूँ, सारे चैनल्स यही न्यूज टेलीकास्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा चैनल नहीं। सेतुरामन उस मिनिस्टर को एक सोल्यूशन बताने लगता है कि सारे मीडिया वालों को पैसे भेजकर तुम यही कह दो कि एक डीप फेक टेक्नोलॉजी की वजह से इसको बदनाम किया जा रहा है, बस बात खत्म, वो न्यूज मैं टेलीकास्ट करूंगा। खैर उसी रात विवेक संतोष के घर आते हैं।
क्योंकि संतोष की माँ अपना कुछ बयान देना चाहती है। सो विवेक अपना फोन लेकर उस बुढ़िया का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने लगता है। बुढ़िया कहने लगती है कि सर ये सब कुछ संतोष और संजीव की वजह से ही हुआ है। बहुत सालों पहले हमारी फैमिली इसी जंगल में रहती आ रही है। ऑलमोस्ट ये सारा जंगल हमारा ही है। हमारे स्टेट में ऑलमोस्ट 300 से भी ज्यादा लोग काम किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए एक के बाद एक चीजें दूर होते चले गए। सारी स्टेट खोने की वजह संतोष का फादर है। स्टेट में जो कोई भी लड़की इसकी नजरों के सामने आती उस लड़की औरत को बलात्कार करने की कोशिश करता। मैं स्टेट के एक के बाद एक चीज बेचकर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने लगी थी। इसी दरमियान में फॉरेस्ट के रूल भी आ गए, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस और डाउन चला गया। एक दिन संतोष का फादर किसी लड़की को बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। गांव वाले देखकर संतोष के फादर को मारने पीटने लगे। संतोष का फादर जंगलों में चला गया, वापस कभी भी लौट कर नहीं आया। उस वक्त मेरे साथ मेरा देवर काशी था। संतोष और संजीव उसके पहले फादर के बच्चे हैं। बाद में मैंने काशी से शादी कर ली। सन्नी काशी का बेटा है। संतोष और संजीव उसके फादर पर ही गए। वो दोनों भी धीरे धीरे लड़कियों के चक्कर में पड़ने लगे। खैर अब संतोष की फैमिली को कमाने का जरिया ना होने की वजह से संतोष को एक जबरदस्त आइडिया आता है। संतोष और उसके भाई जंगल के किसी प्लेस को क्लीन करके वहाँ पर पार्किंग लॉट बनाते हैं। सो लकीली संतोष का ये आइडिया वर्कआउट होता है। बहुत सारे व्हीकल्स यहाँ पर पार्किंग होने लगते हैं। पार्किंग करने पर संतोष की फैमिली को कुछ पैसे मिलते रहते हैं, लेकिन एक बस जैसी गाड़ी हमेशा वहीं पर रहती थी। उस गाड़ी को देखकर संतोष को एक और आइडिया आता है। संतोष उस गाड़ी में एक प्रोस्टिट्यूट लड़की को रखकर वहाँ पर धंधा स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इनकी कमाई और दुगनी हो गई। जब ये बात संतोष की माँ को पता चली, संतोष की माँ इन तीनों को बहुत डांटने लगती है। जो भी हो सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन एक दिन उस पार्किंग लॉट पर एक बंदा आने लगा। दिखने में लंबा चौड़ा हाथी जैसा। एक बार आया तो 3 दिन तक वहाँ से नहीं जाया करता था। बहुत सारे पैसे संतोष को देकर उस प्रोस्टिट्यूट लड़की को बहुत इस्तेमाल कर रहा था। उस लड़की के साथ जानवरों जैसा सलूक किया करता था। उस बंदे की वजह से रानी बेचारी बहुत कमजोर होने लगी। उस बंदे की वजह से संतोष दूसरी प्रोस्टिट्यूट को भी यहाँ पर लाया करता था। इसी दरमियान में एक दिन वो बंदा दूसरे बंदे को मार दिया, क्योंकि ये बंदा भी उस बस के अंदर जाना चाहता था। वो बंदा संतोष से कहने लगा कि संतोष तुम इस डेड बॉडी के बारे में फिक्र मत करो, इसका इल्जाम तुम लोगों पर नहीं आएगा। उसी तरह एक दिन वो बंदा संतोष से ये कहने लगा कि मैं तुमको बहुत सारे पैसे दूंगा अगर तुम मुझे वर्जिन लड़की लाके दोगे। सो पैसों की लालच में आकर संतोष की फैमिली एक ऐसी ही लड़की की तलाश में लगे रहे। इसी दरमियान में एक दिन कुछ कॉलेज की लड़कियां यहाँ पर आई घूमने के लिए, और इनमें से वेलोनी भी होती है। इसी में वेलोनी संतोष के घर आती है थोड़ा पानी पीने के लिए। संतोष की माँ वेलोनी को पानी के साथ साथ कुछ खाने के लिए भी देती है। बातों ही बातों में वेलोनी अपने बारे में संतोष की फैमिली को बताने लगती है। उसके बाद संतोष की माँ वेलोनी से वो काम करने के लिए कहती है। अगर वेलोनी वो काम करेगी तो वेलोनी को काफी सारा पैसा आएगा, ये अपनी खुद की बेकरी ओपन कर सकती है। ये सुनने के बाद वेलोनी कहने लगती है कि मेरी माँ ने मेरे लिए एक रिश्ता तय किया। उस लड़की को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। शादी के बाद मैं नापसंद से वही काम करूंगी ना, वही काम अगर मैं अब करूं तो मुझे पैसे मिलेंगे। इन दोनों में मुझे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आया। इस तरह से वेलोनी ये काम करने के लिए रेडी हो जाती है। बस के अंदर जाने के बाद वेलोनी उस बंदे को देखकर बहुत डर जाती है। फौरन वेलोनी जंगलों की ओर भागने लगती है, लेकिन वो बंदा किसी भी तरह करके वेलोनी को पकड़ ही लेता है। वेलोनी के साथ जबरदस्ती करके उसे मार ही देता है। इस तरह से संतोष की माँ विवेक को सारी बातें बताकर वेलोनी के भूत से कहने लगती है कि मैंने सारी बात सच सच बता दी, अब तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज। लेकिन विवेक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस बुढ़िया के बगल में कोई भी नहीं है तो ये बुढ़िया किससे बात कर रही है। उसके बाद यहाँ पर एक जबरदस्त ट्विस्ट सामने आता है। विवेक ने अपने फोन में रिकॉर्डिंग रखी थी ना, वो एक्चुअली रिकॉर्ड ही नहीं होता। विवेक का फोन कब का स्विच ऑफ हो चुका होता है। सारी मेहनत गई पानी में। उसके बाद विवेक एसपी को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि संतोष की माँ ने सारा सच कबूल कर लिया, लेकिन वो एसपी विवेक की सपोर्ट में ही नहीं होता। यही कहने लगता है कि केस क्लोज मतलब केस क्लोज। तभी एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि संतोष की माँ इस दुनिया से चली गई। खैर विवेक के सर पर यही जून सवार होता है कि ये किसी भी तरह करके संतोष को गिरफ्तार करना चाहता है। एक मासूम लड़की को मरवा दिया। तभी विवेक रेंजर्स की हेल्प लेने लगता है। ये रेंजर्स पहले से ही संतोष, संजीव, सन्नी की तलाश में लगे रहते हैं। सो ये सारे लोग जंगल में छुपे रहकर ही उन तीनों भाइयों का इंतजार करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद उन तीनों भाइयों को पता चल जाता है कि इनके पीछे रेंजर्स लगे हैं। भागने लगते हैं। एक दूसरे में फायरिंग होने लगती है। बहुत लंबी चेजिंग फायरिंग होने के बाद फाइनली ये लोग इन तीनों को पकड़ ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है
कि इस फायरिंग के दौरान बेचारा एलेक्स मारा गया। बेचारा विवेक बहुत दुखी होने लगता है, रोने लगता है कि इसकी वजह से एलेक्स मारा गया। अब ये इसकी फैमिली को क्या जवाब देगा। इस तरफ वो मिनिस्टर सेतुरामन को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि दिन ब दिन मेरी न्यूज फैलती जा रही है। सेतुरामन कहने लगता है, अरे सर आप फिक्र मत करिए, आप पब्लिक के सामने एक और सेंसेशनल न्यूज आनी चाहिए, तभी आपकी न्यूज को भूल जाएंगे। बस ऐसी न्यूज का इंतजार करिए। उसके बाद तभी अखबारों में ये न्यूज छपने लगती है कि वेलोनी प्रोस्टिट्यूट के धंधे में उतरी थी, जिसकी वजह से मारी गई। ये न्यूज देखने के बाद सेबेस्टियन और वेलोनी की माँ बहुत दुखी होने लगते हैं। खैर जब एलेक्स की बात एसपी को पता चलती है, एसपी विवेक को कॉल करके उसे सस्पेंड ही कर देता है। वेलोनी की वो खबर देखने के बाद विवेक डॉक्टर पालराज पर शक करने लगता है। फौरन पालराज के पास जाकर उसका कॉलर पकड़कर पूछने लगता है कि उन लोगों ने वेलोनी का रेप किया, लेकिन तुमने वेलोनी की रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया। क्या तुमने भी वेलोनी के साथ बलात्कार किया? वो लंबा चौड़ा आदमी कौन था? क्या तुम उस बंदे को जानते हो? उसी को बचाने के लिए तुमने झूठी रिपोर्ट तैयार की। डॉक्टर पालराज यही कहने लगता है, अरे विवेक मेरी रिपोर्ट 100% सही है, वेलोनी का आरोपी नहीं हुआ और मैं किसी लंबे चौड़े बंदे को नहीं जानता। एपिसोड 7 विवेक संतोष, संजीव, सन्नी से वेलोनी की फोटो दिखाकर इसके बारे में पूछने लगता है कि तुम लोगों ने इस लड़की के साथ क्या किया? तुम लोगों ने इसी लड़की को RIP करके मार दिया ना? ये तीनों एक ही जवाब देने लगते हैं कि हम इस लड़की को नहीं जानते, कभी देखा ही नहीं। हाँ एक लड़की मारी गई, लेकिन वो लड़की ये नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि उस दिन संतोष के घर वेलोनी नहीं आई थी, दूसरी लड़की आई थी। संतोष की माँ ने इस लड़की को पानी दिया, कुछ खाने के लिए दिया और उसी तरह पैसों के लिए प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए भी कहा, तो बेचारी वो गरीब लड़की मान गई और उसी तरह इस लड़की का कत्ल हो गया। संतोष की माँ के सर पर चोट आने की वजह से संतोष की माँ बहकी बहकी बातें करने लगी। खुद अपने बेटों को दूसरे नाम से बुलाया करती थी, मतलब गजनी बन गई थी बुढ़िया। उसके बाद इन तीनों से पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ जो लंबा चौड़ा आदमी था वो कौन है? संतोष कहने लगता है कि मैं उस बंदे के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं जानता, मैं सिर्फ उसका नाम जानता हूँ, वलन है उसका नाम, ये CV में आया करता था। ऐसा कहते हुए उस गाड़ी का नंबर विवेक को देता है। उसके बाद विवेक रामर को कॉल करके ये गाड़ी किसकी है फौरन पता करने के लिए कहता है। घर जाते समय विवेक ये देखता है कि सेबेस्टियन की एक और नॉवल लॉन्च हुई बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स और इसमें वेलोनी का भी नाम होता है। सो विवेक फटाफट से उस नावल को खरीदकर इस नावल को पढ़ने लगता है वेलोनी की जिंदगी को जानने के लिए। जब वेलोनी 6 साल की बच्ची थी उसकी फादर की डेथ हो गई और उस उम्र में मौत क्या है ये बच्चे कहाँ पर जानते हैं। कुछ दिनों बाद वेलोनी के फादर का कजिन भाई वेलोनी के घर आता है। इस बंदे का नाम है एंटोनी। वेलोनी का फादर और एंटोनी बहुत क्लोज हुआ करते थे। बातों ही बातों में एंटोनी वेलोनी की माँ से कहने लगता है कि तुम अकेले इस बच्ची के साथ यहाँ पर क्या करोगी, तुम इस घर को बेच दो, मेरे साथ एर्नेल आ जाओ, वहाँ पर एक बड़ा सा मैंशन है, उस मैंशन का ओनर पियक्कड़ है, तुम उस मैंशन को खरीद सकती हो। तो वेलोनी की माँ उसी तरह से उस मैंशन को खरीद लेती है, उस मैंशन को संभालने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वेलोनी की माँ के ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई, माँ बेटी का रिश्ता दूर होते चला गया। पहले से ही वेलोनी अपने फादर से बहुत क्लोज थी, लेकिन अब वेलोनी के पास इसका अंकल एंटोनी है। वेलोनी के साथ खेलने लगता है, इसके साथ बहुत सारा टाइम बिताने लगता है। लेकिन अंदर की बात यह है कि एंटोनी वेलोनी को हवस भरी निगाहों से देखने लगता है। जब वेलोनी के साथ प्रेशर लेने लगता है तभी ये चीज वेलोनी की माँ देख लेती है, फौरन अपनी बेटी को बाहर लाती है। एंटोनी को बहुत डांटने डपटने लगती है। एंटोनी भी वेलोनी की माँ के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगता है, लेकिन इसकी एक भी नहीं सुनती। उसी दिन से लेते हुए वेलोनी की माँ वेलोनी के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हो गई। अब बच्ची को क्या पता कौन सा सही है कौन सा गलत। वेलोनी को प्यार से समझाने के बजाय उसे डांटने लगती है कि तुम हरगिज अंकल एंटोनी के कमरे में नहीं जाओगी। खैर इसी दरमियान में एक दिन एंटोनी की भी मौत हो जाती है। वेलोनी की माँ अकेले ही ये मैंशन संभालने लगती है। प्रेजेंट डे पर इंक्वायरी ऑफिसर विवेक को अपने पास बुलाता है, क्योंकि एसपी ने इसको सस्पेंड कर दिया था ना। सो ये इंक्वायरी ऑफिसर विवेक के सामने 2 ऑप्शंस रखता है। एक है ये अपना पनिशमेंट पूरा करेगा, दूसरा ये है कि ये अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन हो सकता है, लेकिन 4 साल तक इंक्रीमेंट नहीं होगा। सो विवेक ठान लेता है कि ये चुपचाप घर में बैठने के बजाय जॉब करेगा। सिर्फ 4 साल ही की तो बात है ना, बाद में इंक्रीमेंट हो जाएगा। और वैसे भी अब इसकी लाइफ में वेलोनी का केस सॉल्व करना ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से विवेक दोबारा ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाता है। उसके बाद विवेक और रामर उस गाड़ी वाले बंदे के पास जाते हैं जो संतोष ने नंबर बताया था। ये बंदा कहने लगता है कि सर मैंने तो अपनी गाड़ी कब की बेच दी, मैंने किसे बेची वो याद नहीं, याद आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। घर आने के बाद विवेक दोबारा उस नावल को पढ़ना स्टार्ट करता है। एक दिन वेलोनी के मैंशन को एक अनजान बंदा आता है। उस वक्त मैंशन में वेलोनी अकेली होती है।
इस बंदे को कमरा दिखाने लगती है, लेकिन तभी वो बंदा कमरे के सारे दरवाजे बंद करके वेलोनी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। बाद में पता चलता है कि एक्चुअली ये बंदा जख्मी है, इसके पेट पर थोड़ा जख्म हुआ। वेलोनी से हेल्प मांगने लगता है। वेलोनी इस बंदे को फर्स्ट एड वगैरह करने लगती है। उसी तरह वो बंदा वेलोनी के बालों को संवारते हुए ये कहने लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम किसी को मत बताना। अपने कमरे में आने के बाद वेलोनी ब्लड वाले कपड़े कबोर्ड में रख देती है ताकि इसकी माँ ये खून वगैरह ना देखे। थोड़ी देर के बाद दोबारा वेलोनी उस बंदे के कमरे में आती है, इसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन ये बंदा वेलोनी को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता। और उसी तरह वो बंदा वेलोनी को अपने पास बिठाकर उसके गालों को, उसके बालों को संवारने लगता है। वेलोनी कुछ भी नहीं कहती। दूसरे दिन वेलोनी को ये बात पता चलती है कि वो बंदा इस मैंशन से चला गया बिना वेलोनी को बताए। वेलोनी फौरन उस बंदे के कमरे में जाती है तो सच में वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। उस बंदे को फील करने लगती है, लेकिन वो बंदा जाते आते पिल्लों के नीचे अपना नंबर देकर जाता है। ये नंबर देखकर वेलोनी बहुत खुश होने लगती है। खैर दूसरे दिन वेलोनी अपने स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी रहती है, लेकिन इत्तेफाक से उसी बस स्टॉप पर वो बंदा भी आ चुका होता है अपनी गाड़ी लेकर। इस बंदे को यहाँ पर देखकर वेलोनी बहुत खुश होने लगती है। एक्चुअली यहाँ पर इस बंदे का चेहरा नहीं दिखाया गया, बस कैमरा एंगल और वेलोनी। उस दिन वेलोनी बिना स्कूल जाए इस बंदे के साथ कहीं दूर आती है लॉन्ग ड्राइव। कार में ही ये दोनों कुछ रोमांटिक वगैरह बातें करने लगते हैं। एक्चुअली पहली बार जब ये बंदा वेलोनी को छुआ था तो वेलोनी को इसका बचपन याद आ गया। उसी खुशबू से वेलोनी इस बंदे को पसंद करने लगी, लव करने लगी। उसके बाद जब वेलोनी अपने घर जाती है, वेलोनी की माँ वो खून भरा ड्रेस देखती है। ये ब्लड देखकर वेलोनी की माँ ये समझने लगती है कि शायद वेलोनी अपना मुंह काला करके आई। बिना उसका जवाब सुने उसे बहुत मानने लगती है कि तुम्हारी उम्र क्या है और तुम्हारी हरकतें क्या है, शादी तक तुम अपने आप को रोक नहीं सकती, इतना छोल मची है तुम्हारे अंदर, इसीलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने देती। थोड़ी देर के बाद जब वेलोनी की माँ वेलोनी के कमरे में आती है तो इस कमरे में वेलोनी मौजूद नहीं होती। सारे जगह पर पूछताछ करने के बाद वेलोनी की माँ और विघ्नेश पुलिस स्टेशन जाते हैं उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। इस तरफ वेलोनी उस स्ट्रेंजर के साथ भाग आती है। ये बंदा वेलोनी को अपने घर ले जाता है। इस बंदे का घर कोई राजमहल नहीं होता, एक छोटी सी झोपड़ी होती है और वो भी सुनसान जंगल के अंदर। उसी रात इन दोनों के बीच कांड भी होता है। सुबह होने के बाद वेलोनी ये देखती है कि वो स्ट्रेंजर इस घर में मौजूद नहीं, हर जगह पर ढूंढने लगती है, लेकिन उस घर में एक औरत रहती है, प्रेग्नेंट औरत। पता चलता है कि ये औरत और कोई नहीं उस स्ट्रेंजर की बीवी है। ये सच जानने के बाद वेलोनी बहुत फुट फुट के रोने लगती है। उस बंदे को कॉल करके डांटने भी लगती है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। थोड़ी देर के बाद उस बंदे की बीवी खुद वेलोनी को अपनी गाड़ी में लेकर बस स्टॉप छोड़ देती है। अपने घर आने के बावजूद भी वेलोनी उस बंदे को भूल नहीं पाती, उस बंदे को ही याद करती रहती है। वेलोनी को ऐसी हालत में देखकर वेलोनी की माँ विघ्नेश के साथ इसकी शादी तय कर दी। इसके बावजूद भी वेलोनी बार बार उस बंदे को फोन करती रही। उस बंदे को ये भी धमकी देने लगी, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। फाइनली वो बंदा वेलोनी को एक्सेप्ट ही कर लेता है, कल रेडी रहने के लिए कहता है। इस तरह से दूसरे दिन वेलोनी अपने आंटी के घर का बहाना बनाकर उस बंदे के साथ भाग जाती है। प्रेजेंट डे पर यही कहानी राइटर सेबेस्टियन बुक रीडिंग फंक्शन पर आए हुए पब्लिक को सुना रहा होता है। इसी दरमियान में एसआई विवेक भी वहाँ पर पहुँच जाता है। सेबेस्टियन से पूछने लगता है कि जब हम दोनों की मुलाकात हुई थी आपने इस बारे में मुझे क्यों शेयर नहीं किया। आपके और वेलोनी के बीच तो बाप बेटी का रिश्ता है ना। वेलोनी ने आपको सब कुछ बता दिया था तो आपने मुझसे क्यों नहीं शेयर किया। तो सेबेस्टियन से और कुछ पूछताछ करने पर ये बात क्लियर हो जाती है कि वेलोनी की जिंदगी में ऐसा कोई अनजान बंदा था ही नहीं। वेलोनी ने किसी से भी प्यार नहीं किया, ना ही उस बंदे की वजह से अपना घर छोड़कर गई थी। एक्चुअली सेबेस्टियन के पिछले 2 बुक्स फ्लॉप हो गई थी, तभी इसके सामने वेलोनी का केस आया। सोच लिया अगर ये वेलोनी की स्टोरी को लिखेगा तो इसको पब्लिसिटी मिलेगी, इसकी किताब हिट होगी। इसीलिए राइटर सेबेस्टियन वेलोनी की कहानी को थोड़ा मिक्सिंग करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया। इसीलिए सेबेस्टियन ने वेलोनी के केस में अपडेट भी मांगा था। सच जानने के बाद वहाँ की पब्लिक सेबेस्टियन से सवाल करने लगती है, लेकिन सेबेस्टियन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। चुपचाप वहाँ से उठ के चला जाता है शर्मिंदा होकर। एपिसोड 8 इसी में सारे राज खुलेंगे। वेलोनी की मौत के बाद वो मेंशन बंद हो गया क्योंकि वेलोनी की न्यूज काफी सारे अखबारों में आती है। सो वेलोनी की माँ दूसरे घर शिफ्ट करने लगती है। इस तरफ विवेक और रामर पॉल सिंघम नाम के एक बंदे के पास जाते हैं जेल में, क्योंकि संतोष ने जिस गाड़ी का नंबर बताया था वो गाड़ी इसी के नाम पर है। सो विवेक पूछने लगता है ये वलन कौन है, कहाँ पर रहता है। पहले तो पॉल सिंघम वलन के बारे में बताने से मना करने लगता है, लेकिन विवेक पॉल सिंघम को थोड़ा डराने धमकाने लगता है।
कि ये पहले से ही जेल में है, इसके ऊपर एक और केस ठोकेगा। सो डर के मारे पॉल सिंघम वलन के बारे में बताने लगता है कि वलन एक क्रूर किस्म का बंदा है। एक बार उसके ऊपर 2 रेप के केस लगे थे। उस वक्त डीएसपी ने वलन के ऊपर जो केस लगा था, एक केस को हटाने के लिए कहा था और उसी तरह मुझे एक गाड़ी भी खरीदने के लिए कहा था। मैंने वो गाड़ी खरीद ली, लेकिन बाद में वलन उस गाड़ी को यूज करने लगा। दोबारा मैंने उस गाड़ी को नहीं पूछा। लेकिन सर, एक बार वलन ने मुझसे कहा था कन्याकुमारी में भी इसके ऊपर 2 केस लगे हैं, लेकिन कौन से पुलिस स्टेशन में लगे हैं ये नहीं पता। ये जानने के बाद विवेक उस दिन से यही काम में लगा रहता है। कन्याकुमारी के हर एक पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में वलन की फाइल को ढूंढने लगता है। सो बहुत कोशिश करने के बाद एक पुलिस वाला विवेक को वलन के बारे में बताने लगता है। हाँ, 2017 में मेरे पास एक केस आया था। वो बंदा लंबा चौड़ा था। उसको अरेस्ट करने के बाद उसको ये बात पता चली कि उसकी माँ बीमार है। रिक्वेस्ट करने लगा कि वो उसकी माँ को देखने के लिए जाएगा। तो उस वक्त मैं ही उसके घर ले गया था। वो रूट बोलता रहा, मैं ड्राइव करता रहा। मुझे वो सारा रास्ता तो याद नहीं, लेकिन जितना याद है मैं आपको बताऊंगा। ऐसा कहते हुए रूट बताने लगता है विवेक को, और ये भी कहने लगता है कि वलन का घर एक बोट जैसा है। तो विवेक उसी तरह से उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए वलन के घर जाने लगता है। लेकिन बहुत देर ट्रैवल करने की वजह से इसकी गाड़ी में डीजल खत्म होकर इसकी गाड़ी बीच रास्ते में ही रुक जाती है और वो सारा का सारा एरिया सुनसान होता है। आदमी की तो दूर की बात, एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा होता इसकी जात का। फिर भी ये बिना हार माने चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद ये थक जाता है, इसके पास पानी भी नहीं होता। फाइनली बहुत देर के बाद साइकिल पर एक बंदा नजर आता है। उसके पास जाकर पानी मांगकर उसका फोन लेकर रामर को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद बेचारा रामर विवेक को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँच जाता है। विवेक की हालत देखकर हंसने लगता है। खैर, उसके बाद जब ये दोनों बाइक पर डीजल लाने के लिए जा रहे होते हैं, तभी विवेक को एक बोट जैसा घर नजर आता है। उस घर में वलन के बूढ़े माँ बाप होते हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर। वलन के फादर से पूछने पर यह बात पता चलती है कि 2 साल से वलन अपने घर ही नहीं आया। वलन का एक छोटा भाई है जिसका नाम है दुरई। जब जब दुरई अपने माँ बाप को पैसे भिजवाता रहता है, उन्हीं पैसों से इस बूढ़ा बूढ़ी की जिंदगी चलती रहती है। ये सच जानने के बाद विवेक और रामर जेल जाकर सन्नी से वलन के बारे में पूछने लगते हैं कि वलन कहाँ पर है। पहले तो सन्नी बताने से मना करने लगता है, लेकिन टॉर्चर करने पर बताने लगता है सच। सन्नी कहने लगता है कि पहले एक्चुअली हम लोग वलन को मारने का ही डिसाइड किया था, लेकिन एक दिन एक सांप उसको डस लिया। उसी जख्मी हालत में वो हमारे पास आया, हॉस्पिटल ले जाने की बात की, लेकिन हम लोगों ने उसको मरने के लिए छोड़ दिया क्योंकि जहर सारे शरीर में फैल चुका था। हॉस्पिटल ले जाने पर भी कोई फायदा नहीं। इस तरह से सन्नी वलन की लाश को दिखाता है जो 2 साल पहले इन्होंने अपने स्टेट में दफना दिया था। ये देखकर विवेक के तो होश ही उड़ने लगते हैं। विवेक ने यही सोचा था कि अगर वलन को पकड़ लिया जाए तो वेलुनी के बारे में कुछ सच पता चलेगा, लेकिन वलन तो कब का टपक चुका है। रामर यही कहने लगता है कि अब तो इस केस को छोड़ दो, इस केस के अंदर घुसने से कुछ भी फायदा नहीं। लेकिन विवेक के दिलो दिमाग में वेलुनी ही बसी रहती है। इतनी खूबसूरत लड़की को भला कौन मार सकता है, किस वजह से मार सकता है, यही सोचते रहता है। और ऊपर से एलेक्स की मौत भी इसे बहुत कमजोर बना देते हैं। तभी विवेक को इस केस में एक जबरदस्त लीड मिलती है। पाम्पलेट में एक चर्च का एड देखता है। फौरन चर्च के फादर जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करता है। उसके बाद राइटर सेबेस्टियन को कॉल करके थोड़ी हेल्प मांगने लगता है। सेबेस्टियन कहने लगता है कि बुक शॉप में तुमने मेरी कहानी को झूठा बताया, लेकिन मेरी कहानी झूठी नहीं है। मैंने खुद जानबूझकर कुछ सच को छुपाया। इस तरह से विवेक को कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है। ये हमको बाद में पता चलेगा। बाद में हमको ये बात पता चलती है कि वेलोनी की माँ ने विवेक से थोड़ा झूठ कहा कि एक्चुअली उस दिन चर्च को वेलोनी की माँ के साथ वेलोनी नहीं गई थी। वेलोनी की माँ ने पुलिस वालों से झूठ कहा कि चर्च के पास वेलोनी किसी बंदे से बात कर रही थी। विवेक वेलोनी की माँ के ऊपर शक करके वेलोनी की माँ को पुलिस स्टेशन लाता है। एक लेडी कांस्टेबल से रफली हैंडल करने के लिए कहता है। सो लेडी कांस्टेबल पूछने लगती है कि वो लड़की तो तुम्हारी बेटी थी, तुमने अपनी बेटी को ही मार दिया। वेलोनी की माँ यही कहने लगती है कि मेरी बेटी को मैं क्यों मारूंगी। दूसरी तरफ विवेक और रामर मैंशन आकर वेलोनी की माँ की कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेने पर विवेक को एक लेटर मिलता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन आकर वेलोनी की माँ से रफली पूछताछ करने लगता है। बात ये थी कि उस दिन चर्च नहीं थी। वेलोनी की माँ ने खुद वेलोनी से कहा कि तुम आज जून आंटी के पास जाओ, और इसी तरह वेलोनी से ये कहा कि विघ्नेश तुमको पिकअप करेगा। जब वेलोनी अपने घर से बाहर जा रही होती है तभी सेबेस्टियन कॉल करता है। सेबेस्टियन से थोड़ी बहुत बातचीत कर ही वो अपने घर से बाहर निकलती है। लेकिन वेलोनी की माँ ने पुलिस वालों से सब कुछ झूठ कहा कि उस दिन ये दोनों चर्च को गए थे। वेलोनी किसी बंदे से बात कर रही थी। वेलोनी ने खुद जिद किया उसके आंट के घर जाने का।
उसके बाद विवेक उस लेटर को अपने पॉकेट से निकालकर पढ़ने लगता है। ये लेटर देखते ही वेलोनी की माँ विवेक को रोकने लगती है कि इस लेटर को मत पढ़ो, मत पढ़ो। 1 साल पहले वेलोनी घर से भागने से पहले एक लेटर लिखा था। उस लेटर में अपने सारे फीलिंग्स को जाहिर किया। एक दिन जब वेलोनी अपने स्कूल से घर आ रही थी, इसको जख्मी हालत में एक पप्पी मिला। इसको फौरन हॉस्पिटल ले गई, उसकी मरहम पट्टी कराया। लेकिन वेलोनी की माँ ने उन कपड़ों में खून को देखकर वेलोनी को गलत समझने लगी कि वेलोनी किसी के साथ अपना मुंह काला करके आई, इसलिए ये कपड़ा छुपा के रख दिया। बेचारी वेलोनी जो भी करे हमेशा इसकी माँ इस पर शक ही किया करती थी। थोड़ा सा लेट हो गया तो ये पूछने लगती है कि तुम किसके साथ थी। यहाँ पर एक और बात यह है, वेलोनी के माँ का अफेयर एंटोनी के साथ था। काफी सालों से वेलोनी ये बात जानती थी, लेकिन कभी भी अपनी माँ पर उंगली उठाकर नहीं दिखाया। जब वेलोनी के माँ का टॉर्चर बर्दाश्त ना करते हुए वेलोनी अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन इससे नहीं हो पाया। सो इस तरह से वेलोनी लेटर लिखकर घर से भाग गई थी। लेकिन फिर भी वेलोनी अपनी माँ से बहुत प्यार करती रहती है। रात को दोबारा अपने कमरे में आकर उस लेटर को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। वो लेटर वेलोनी की माँ ने देख लिया। प्रेजेंट डे पर भी वेलोनी की माँ विवेक से यही कहने लगती है कि मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन विवेक वेलोनी की माँ की बातों पर भरोसा नहीं करता। इसके सामने सच्ची कहानी बताने लगता है कि तुम्हारा और विघ्नेश का चक्कर चल रहा था, इसीलिए तुमने जानबूझकर जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी विघ्नेश के साथ तय कर दी ताकि विघ्नेश हमेशा तुम्हारे साथ रहे। लेकिन धीरे धीरे विघ्नेश वेलोनी के ऊपर अट्रैक्ट होने लगा, इसलिए तुमने अपनी बेटी को मार दिया। यह सुनने के बाद वेलोनी की माँ टेबल पर रखी हुई चाकू लेकर अपना गला काट लेती है। इन टाइम में इसको हॉस्पिटल ले जाने पर फाइनली इसकी जान बच ही जाती है, लेकिन बात करने के काबिल नहीं होती। उसके बाद विवेक के दिमाग में एक और सवाल पैदा होता है कि मैंने पहले सोचा था कि वलन ने वेलोनी को मारा होगा, लेकिन वलन तो कब का मर चुका है। वेलोनी की माँ पर शक किया, लेकिन वो भी कातिल नहीं। जितना इस केस के अंदर घुसते जा रहा हूँ उतना ये केस कॉम्प्लिकेटेड ही लग रहा है। खैर थोड़ी देर के बाद जोन्स वेलोनी की माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है। यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली जोन्स और वेलोनी की माँ का चक्कर चल रहा है। लोगों के सामने तो जोन्स वेलोनी की माँ को दीदी कहकर बुलाता है, लेकिन अंदर तो इनका कुछ और ही रिलेशनशिप होता है। जोन्स वेलोनी की माँ से ट्रू लव करता रहता है, हमेशा इससे शादी करने के लिए कहता रहता है। वेलोनी की माँ कहने लगती है कि शादी के बाद जो करना है वो हम अभी से कर रहे हैं, शादी करके क्या फायदा, और वैसे भी लोग क्या सोचेंगे, मेरी बेटी क्या सोचेगी। एक दिन सडनली वेलोनी की माँ दोबारा माँ बनने वाली होती है। सो वेलोनी की माँ हॉस्पिटल जाने के लिए वेलोनी को उसकी आंटी के घर भेज दिया। वेलोनी बाहर जाने के बाद इसकी माँ हॉस्पिटल आकर अपना अबॉर्शन करवा लेती है। खैर प्रेजेंट डे पर जोन्स वेलोनी की माँ को घर ले जाने लगता है और उसी तरह एक फॉर्म पर साइन करने लगता है। थोड़ी देर के बाद विवेक उस फॉर्म को देखकर शॉक में रह जाता है। उसके बाद क्या था, विवेक फौरन जोन्स के पास जाकर उसे मार पीट कर पूछने लगता है वलन कौन है। जोन्स बताने लगता है कि वलन मेरा बड़ा भाई है। मतलब जोन्स का पूरा नाम होता है डोराई जोन्स। एक दिन जोन्स वेलोनी की माँ के बारे में अपने भाई वलन से कहा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ कान के लिए। हमेशा वो अपनी बेटी को लेकर ही परेशान सी रहती है। सो वलन ने अपने भाई से वादा किया कि ये वेलोनी को उसकी माँ से दूर करेगा। उसके बाद वेलोनी की माँ सिर्फ तुम्हारी है। उसके बाद जिस दिन वेलोनी अपनी आंटी के घर जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली तो वलन उसको किडनैप करके बहुत ही दूर ले आता है। बेचारी वेलोनी वलन से भागने लगती है, लेकिन वलन वेलोनी को टॉर्चर करते हुए उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। तभी एक सांप आकर वलन को डसने लगता है, लेकिन फिर भी वलन वेलोनी को ना छोड़ते हुए उसे गला घोटकर मार ही देता है। उसके बाद वलन उत्तपारी आता है संतोष, संजीव, सन्नी के पास। इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, मतलब इसका इलाज करवाने के लिए कहता है। लेकिन ये तीनों यही मौके का फायदा उठाकर वलन को मरने के लिए छोड़ देते हैं और उसी टूटे घर में दफना ही देते हैं। ये होने के 3 दिनों बाद वेलोनी की लाश पाई गई। खैर सच जानने के बाद वेलोनी की माँ चीखते चिल्लाते हुए जोन्स पर हमला करने की कोशिश करती है। खैर अब विवेक के दिमाग में एक और सवाल पैदा होता है, अगर अब जोन्स के ऊपर एफआईआर फाइल दर्ज की तो वेलोनी की माँ बदनाम होगी। पहले से ही मीडिया वाले वेलोनी को बहुत बदनाम करके रखा, कल को मीडिया वाले यही लिखेंगे ना कि वेलोनी की माँ के अफेयर की वजह से ही वेलोनी की मौत हो गई। मतलब इस तरह से विवेक एक घोर संकट में पड़ जाता है। फाइनली विवेक जोन्स को गिरफ्तार ही कर लेता है। दूसरे दिन अखबारों में, टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज छपने लगती है जैसा विवेक ने सोचा था। तो दोस्तों देखा आपने, ये सारी की सारी सीरीज रूमर पर ही बेसिस है। आखिरकार ऐसे रूमर्स फैलाने में किसकी गलती है, मीडिया की या सोसाइटी की? खैर सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।